हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। आज हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर को देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं वन क्षेत्र को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे कब भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवन वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आपका ये 2021 के वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया था, पर 2023 की जो वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी आपका मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पे। परसेंटेज में यदि पूछते हैं तो आपका मिजोरम पहले स्थान पे, यूटी में बात कर लेते हैं तो आपका लक्षद्वीप पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन रिपोर्ट जो है आपकी 2023 की, अगर उस पर वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। देखते हैं गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आपका जो है सुंदर वन कहते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को जो है सुंदर वन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण जो है सुंदर वन कहा जाता है। सुंदरी वृक्षों की बात करते हैं तो आपका इससे पहले जो तैयारी का पेपर हुआ था उसमें ऐसे सुंदरी वृक्षों की बारे में दिया था कि किस कारण इसे सदाबहार वन किया जाता है, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण सुंदर वन कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो आपका कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे देखिए। देखिए कांटेदार जंगल वो झाड़ियां ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा जो है 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। यानी कि जो मानसून हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है केरल वाले मालाबार तट पे टकराता है, तो एक आपका जो है ऊपर साइड चला जाता है और एक तमिलनाडु वाले साइड में चला जाता है। यानी कि एक अरब सागर की खाड़ियों की तरफ चला जाता है और एक बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जाता है वहां पे आपका तमिलनाडु में कुछ मतलब थोड़ा वर्षा होता है, और जब लौटता हुआ मानसून जो है हमारा उत्तर पूर्वी मानसून, वहां से जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में काफी वर्षा होता है। तो ये उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे भी वहां वर्षा होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून है उसके द्वारा भी वहां वर्षा होता है। इस कारण वहां पे कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि बिल्कुल मतलब जैसे बिल्कुल नहीं पाए जाते तो आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। तो इसमें ऑप्शन में आपका तमिलनाडु था तो इसे लगा दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका आता हुआ मानसून से भी बारिश हो रहा है, लौटता हुआ मानसून से, तो यहाँ पे कांटेदार जंगल कहाँ से होंगे। कांटेदार जंगल जो है आपका जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं वहां वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घास के मैदान जो है झाड़ झंगाड़ वन बंजर भूमि बात करते हैं तो सरकार और निजी दोनों समुदायों से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो घास के मैदान ऐसे होते हैं जहाँ पे झाड़ झंगाड़ होते हैं और वन बंजर भूमि होते हैं, वो सरकार और निजी दोनों समुदाय के अंतर्गत यानी कि आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपका घास के मैदान झाड़ झंझाड़ वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों समुदायों से संबंधित वनों को जो है हम अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन जो है, आरक्षित वनों की बात करते हैं तो सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन जो है सरकार के द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट भी प्राप्त होते हैं।
यानी कि जो सरकार और आपका निजी दोनों समुदाय के अंतर्गत आता है उसे हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। और जो आरक्षित वन होते हैं यानी कि संरक्षित की बात करता है तो सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं और सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसे ध्यान रखिएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरकार द्वारा जिन वनों की देखभाल की जाती है वो जो है संरक्षित वन कहलाते हैं। और सरकार और निजी दोनों समुदाय द्वारा जो की जाती है यानी कि प्राइवेट की बात कर रहा है उसे हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन की बात कर रहा है तो आपका ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में यानी कि कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका एक से अधिक सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट जैसे आपका केरल फिर आपका केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, वहां पे पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, असम के ऊपरी हिस्से में ध्यान रखिएगा कि असम के ऊपरी हिस्से में भी आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो आपका पश्चिमी घाट ध्यान रखिएगा, असम के ऊपरी हिस्से में, तमिलनाडु तट पे और आपका लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो कितना होना चाहिए आपका 33% होना चाहिए। देखिए भारत में जो है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के जो है बोला है कि देश के यहाँ पे है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो है 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो 1952 में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और इस नीति में वनों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न है। आपका राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, तो आपका 1952 में आई। और इस वन नीति को जो है 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था, राष्ट्रीय वन, आपका संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में देखने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है भूस्खलन नहीं है, यानी कि कहाँ पे भूस्खलन नहीं होता है। भूस्खलन मतलब समझिए कि जहाँ से चट्टानें टूटती फूटती हैं और ऊपर की से नीचे की तरफ खिसकती हैं, या फिर वो मिट्टी हुआ या फिर पानी के बहाव के द्वारा हुआ, तो उसे हम भूस्खलन बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कहाँ नहीं होती, तो आपका पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में होती है, आपका पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में भी होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका पश्चिमी घाट में भी होती है, पूर्वी घाट में भी और हिमालयी क्षेत्र में भी। इस बार भी पूछा था आपका भूस्खलन से ज्योग्राफी के चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए भारत के वो भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, यहाँ ध्यान रखिएगा नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। तो इस ऑप्शन में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला नहीं दिया है, तो वहां पे भी भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यह क्षेत्र जो है भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आपका सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी आपका कभी कभी की बात कर रहा है कि भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो कहाँ पे, तो कभी कभी आपका जो है सतपुड़ा, शिवालिक जो श्रेणी है और मध्य भारत का जो पठार है वहां पे भी आपको भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत के पठार में आपका मालवा, बघेलखंड, आपका बुंदेलखंड ये वाला क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यहाँ पे उष्ण 2 बार दे दिया है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है, तो आपका कोरोमंडल तट। जैसा कि बताया गया था आपको, उड़ीसा वाले क्षेत्र में जब मानसून लौटता है तो उस समय जो है चक्रवात की स्थिति बनती है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में, आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इस वाले हिस्से में, तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। देखिए भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट जो है चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में कोरोमंडल, उत्तरी सरकार यानी कि उड़ीसा वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर से नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% जो है पूर्वीय तट को पार करता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात विकसित होते हैं अक्टूबर से नवंबर में, वो 58% जो है पूर्वी तट को पार करता है। बात कर रहे हैं तो चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान जो है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान होता है। यह तापमान जो है आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीट वेव के बारे में बात कर रहा है कि संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए कि हीट वेव क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला है हमारा कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये क्या बोला है, मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं, 40 आपका होगा। 40 डिग्री अगर सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो ये 30 बोला है तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, यदि किसी पहाड़ी इलाकों का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। देखिए ये उलट, मतलब ऐसे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे देखिए पहाड़ी इलाकों में आपका 30 चाहिए, ठीक है। अगर 30 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच जाता है सेल्सियस से तो वहां पे आपकी हीट वेव मानी जाती है, और मैदानी इलाकों में 40 डिग्री, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये उल्टा कर दिया है। यहाँ पे आपका 40 होना चाहिए और यहाँ पे आपका 30 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें से क्या होगा, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। देखिए यहाँ पे दिया होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यदि किसी मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान जो है कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। क्या हीट वेव माना जाता है किसे, जब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से अधिक आपका तापमान हो। और वही बात करें यदि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान आपका कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 69वें विषय में बना है तो आपका टीचर वाले एग्जाम में रिपीट कर सकता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, मैदानी इलाकों में आपका कितना होना चाहिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तब हीट वेव माना जाएगा। और आपका पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ वाले क्षेत्र है वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा तब हीट वेव माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृदा का पलबार करना संबंधित है, यानी कि मल्चिंग के बारे में बात कर रहा है। तो मल्चिंग करना किससे संबंधित है, तो आपका मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग किया जाता है। देखते हैं मल्चिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए कि मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। आपका मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी मृदा को क्या किया जाता है कि पत्तों, पुलाव आदि से ढक दिए जाते हैं जो खेत की नमी को बरकरार रखती हैं। यानी कि मल्चिंग क्या किया जाता है कि मृदाओं को किसी पत्ते या फिर किसी से झाड़ ओड़ से ढक दिए जाते हैं जिससे मृदा में जो है नमी बनी रहती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी से। देखते हैं यहाँ पे गंगा का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से भरा है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में जो है आपकी पोटाश, चूना और फास्फोरस एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जलोढ़ में आपका जो है पोटाश, चूना और फास्फोरस एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को जो है मुख्यतः बांगर मिट्टी
क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, पुरानी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, तो पुरानी मिट्टी को जो है, पुरानी जलोढ़ को हम बागन बोलते हैं और नई जलोढ़ को हम खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो उसे बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ को हम खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शन को। तो देखिए काली मिट्टी जो है आपका कर्नाटक और गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड वाले नहीं। तो इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हुआ था और बच्चे जो है आपका गुजरात लगा के आए थे, कर्नाटक को नहीं, तो इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और एनसीईआरटी की जो सीरीज चली है उसमें सब बताया गया आपको। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि काली मिट्टी जो है भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में आपका प्रमुखता से पाई जाती है। यानी कि आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे, कर्नाटक और गुजरात वाले क्षेत्र में आपको अधिक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान वाला क्षेत्र भी में काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तो चरनोजम आदि नाम से जाना जाता है। क्या काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें जो है आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। किसमें, काली मिट्टी में आपका लोहा, आयरन की बात कर रहा है, चूना, कैल्शियम, आपका पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जो है आपकी जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। तो इसमें से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका मेघालय वाले क्षेत्र में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। जहाँ पे वर्षा की अधिक मात्रा होती है वहां पे लेटराइट मिट्टी भी अधिक देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे लगभग आपका जो है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका जो है लाल रंग की बात करते हैं तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्या, लेटराइट मिट्टी जो होती है उसका लाल रंग जो आपको देखने को मिलता है वो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी जो है आपका क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। तो मिट्टिया में कौन सी चीजें यानी कि क्या पाई जाती है इन्हें भी ध्यान रखिए। और कौन सा खनिज, जैसे इसमें आयरन और एल्युमिनियम। काली मिट्टी को पता है आपको, जलोढ़ मिट्टी में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इनमें जो है नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। जैसा कि आपका काली मिट्टी में बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की कमी होती है, वैसे ही आपका जो है लेटराइट मिट्टी में भी नाइट्रोजन, चूना पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपका केरल, महाराष्ट्र, असम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए आपका बोल रहा है कि धारवाड़ चट्टान की संरचना में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो धारवाड़ चट्टान में आपका जैसे सोना, चांदी, ये सारी चीजें, आपका सीसा, ये सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब ऐसे एक बोला गया है कि किस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन से खनिज मिलते हैं। तो धारवाड़ चट्टानों की अगर बात करते हैं तो हम वहाँ पे ज्यादातर सोना, चांदी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और आपका अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, अभ्रक जो है आपका कोडरमा में पाया जाता है। कुड़ुप्पा की बात करते हैं तो कुड़ुप्पा हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो कुड़ुप्पा जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पन्ना की खान आपने मध्य प्रदेश में जो देखे होंगे वहां पे हीरे के लिए वो प्रसिद्ध है। कुड़ुप्पा की बात करते हैं तो आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इस सब के लिए वो जाना जाता है। और पेट्रोलियम की भंडार की बात करते हैं तो अरावली श्रेणी में, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही होगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का जो है माइका कैपिटल कहा जाता था। किसे, कोडरमा की बात कर रहे हैं तो इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था।
तो मतलब कब आया था, तो आपका 1980 में लागू होने के बाद, और लागू भी कब हुआ था, तो 1980। इस सब संरक्षण को ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण, वन नीति कब आया था, आपका वन संरक्षण अधिनियम, और ये सारी चीज जो है आपका टाइगर रिजर्व कब हुआ था, ये सारी चीज जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लागू होने के बाद सभी अवरक्त खानों को बंद कर दिया गया था। तो संरक्षण से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, जैसे बाघ संरक्षण अधिनियम, आपका वन संरक्षण अधिनियम में आपका ये पूछ लेता है कि हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो ये सारे का जल संरक्षण अधिनियम, प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बनता है। तो संरक्षण से आप जितना भी क्वेश्चन है उसे ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे तो एक वीडियो में उसे कवर करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आपका क्या बोल रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1900 लागू होने के बाद सभी अवरक्त खानों को बंद कर दिया गया। कब? 1900, जब वन संरक्षण 1980 में लागू हुआ तो जो अवरक्त की खाने हैं सबको बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी खनन पट्टी जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते थे। देखिए यहाँ पे नोट में क्या दिया है कि भारत के अभ्रक के कुल भंडारण के लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका भारत के अभ्रक के कुल भंडारण में आपका 99% जो है आपका पहले स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र में स्थित है। अभ्रक का सबसे अधिक भंडारण जो है 99% जो है आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नोट में दिया है, ध्यान रखिएगा। आपका जो एनसीईआरटी की सीरीज चली थी भूगोल की, उसमें कुछ लेक्चर है वो करा दिया जाएगा, उसमें आप अगर उसको एग्जाम से पहले आप देखते थे आपका जियोग्राफी का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहेगी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या जितने भी संरक्षण है जैसे आपको ऊपर बताया गया, क्या उस पर आपको वीडियो चाहिए कि कब किस में आया था, तो एक लेक्चर में आपको बना के बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो आपका क्षारीय की बात बोला है, तो आपने लेक्चर में देखा होगा जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी उसमें जिप्सम की बात की गई थी। तो यदि मृदा की गुणवत्ता को सुधारना है तो उसमें यदि अति क्षारीय मृदा है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, तब वो कृषि योग्य भूमि होती है। यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसमें चूना का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से जो है गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मृदा की अम्लीय तथा क्षारीय जो गुण है उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या जो है अधिक हो तो मिट्टी अम्लीय की प्रकृति होगी। यानी कि यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है तो इसमें आपकी मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। यदि मिट्टी में जो है पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता हो तो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय होती है। मिट्टी की क्षारीयता के सुधार के लिए जो है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नहर जो है, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो आपकी इंदिरा गांधी नहर है। देखिए यहाँ पे भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 645 किलोमीटर लंबी है। ये जो है सतलुज नदी पर हरके बांध से, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि जो हरके बांध है वो सतलुज नदी पे स्थित है, वहां से ये निकलती है और राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले गया गया है। यानी कि ये हरके बांध से लेके आपका राजस्थान के थार मरुस्थल तक ले जाया गया है इसको। और ये जो है 3 राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई करती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो किन किन राज्यों में उससे सिंचाई की जाती है, तो आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्योंकि आपका बीपीएससी जो है ऑप्शन नंबर डी देता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। लंबाई की बात करते हैं इसकी तो 645 किलोमीटर लंबी है, और ये जो है हरके बांध से निकलती है और थार रेगिस्तान तक इसे ले गया है, मतलब ले जाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो आपका इंदिरा गांधी, जैसा कि ऊपर बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो आपका सिंचाई के लिए। यहाँ पे देखिए
नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार जो है देश के कुल जल की खपत जो है लगभग 85% हिस्सा जो है कृषि के क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग और 5% घरों में प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए 85% जो हिस्सा है जल का आपका कृषि के लिए, और 10% उद्योगों के लिए, और 5% जो है आपका घरों में प्रयोग किया जाता है। तो आपका सर्वाधिक पूछा है आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में पानी का दूसरा सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, उद्योग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका संभववादी विचार से संबंधित है। ये मानव भूगोल से क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है बता दिया जाएगा। देखिए टिहरी बांध जो है परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसी संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवर्तित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि को अपने हित एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका प्रयोग करता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है भागी नदी पे यह सबसे ऊंचा बांध है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो आपका उत्तराखंड में। किस नदी पे, तो भागीरथी, और यह सबसे ऊंचा बांध है। और नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आपको ये समझाने के लिए दिया है, लेकिन पूछेगा कि टिहरी बांध परियोजना किस विचारधारा से संबंधित है, तो संभववादी। नेक्स्ट आपका दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। क्या नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सी जो है पारंपरिक नहीं है, तो आपका जो है ड्रिप प्रणाली जो है पारंपरिक नहीं, आधुनिक है, यानी कि अभी की है। देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दिया है कि सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से दे जाने वाली प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नवत हैं। देखिए पारंपरिक सिंचाई आपका प्रणाली में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो आपका खंदन प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, डेकली प्रणाली, और रहट और मोट प्रणाली। तो इसमें आपका दो दिया है। ठीक है, आपका खंदक प्रणाली दिया है, खंदक प्रणाली, और चेन पंप प्रणाली दिया है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका पारंपरिक के अंतर्गत आती है। तो चारों को ध्यान रखिएगा, आपका खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, डेकली प्रणाली, रहट और मोट प्रणाली। और आधुनिक में बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई और छिड़काव। ड्रिप तो आप ध्यान में रख सकते हैं, छिड़काव को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ड्रिप से तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये अभी की सिंचाई है, मतलब ये आधुनिक समय की है। पर छिड़काव को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। देखिए दिया है कि आपका दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो है वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। कब, दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो है सन 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। आपका इस परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले राज्य जो है झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है, जैसे क्वेश्चन आपका पूछा था कि सरदार सरोवर बांध जो है उससे कौन कौन से राज्यों को लाभ होता है, तो इसमें आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ होता है, तो आपका झारखंड, ध्यान रखिएगा, आपका झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1954 में किन दो देशों के बीच जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता आपका साइन किया गया था, तो आपका भारत और नेपाल के बीच किया गया था। कब, तो 1954 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे आपका कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना जो है सन 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्या, आपका कोसी सिंचाई परियोजना जो है, कोसी एवं जल विद्युत परियोजना जो है भारत और नेपाल की जो है संयुक्त परियोजना है। इस पर साइन कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में। इस परियोजना के अंतर्गत जो है चार इकाइयों पर काम किया गया। कोसी जो है नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास
भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ये गोसाई थान जो चोटी है नेपाल में, वहां से निकलती है और आपका भारत में जो है नेपाली में स्थित है भीमनगर, वहां से भारत में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यह नदी जो है बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है और ये कुशैला यानी कि बिहार के कुशैला वाले क्षेत्र में गंगा नदी से आके मिल जाती है, और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पे है। तो हीराकुंड बांध तो सबको पता है, आप दुधवा बांध को भी ध्यान रखिएगा, महानदी पे है। देखते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ होगा क्योंकि सभी लोग हीराकुंड बांध लगा के आए होंगे, इसीलिए आप जितने भी इम्पोर्टेंट बांध है उसे देख लीजिएगा, या फिर आप बोलेंगे तो उसे एक लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। हीराकुंड बांध जो है तथा दुधवा बांध महानदी पे स्थित है। महानदी प्रणाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, यानी कि जो महानदी प्रणाली है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरे सबसे बड़ी नदी है। तो आपका महानदी के बारे में बात कर रहा है तो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी, और प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बात करते हैं इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध को तो सबको पता है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, और इसका जलग्रहण क्षेत्र को भी ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं इसको। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिज का बड़ा भंडार पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर घाटशिला के लिए यूरेनियम भी दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। तो यहाँ पे तांबा दिया है, तो यूरेनियम और तांबा जैसे खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीज का उपयोग जो है किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है, आपको बता दिया जाएगा। इन्होंने इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई माना है कि इसमें कुछ ही नहीं किया जाता है, मतलब इसमें से किसी भी चीज में यूज नहीं किया जाता है मैग्नीशियम का। और बात करते हैं तो शायद बीपीएससी ने आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी माना है, तो इस क्वेश्चन को आपको करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बीपीएससी आप अपने क्वेश्चन में मानता है आंसर की में, देन उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो पूछता है अगली बार तो वो उसे ही मानेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन का आपको बता दिया जाएगा। क्या कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। आपका बोल रहा है ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो आपका खंभात की खाड़ी में जो है आपका अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे आपका भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा क्षमता जो है 9000 मेगावाट है। इससे गुजरात में खंभात की कांबे की खाड़ी की बात करते हैं, आपके लगभग जो है 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता है। अतः स्पष्ट है कि खंभात की खाड़ी ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल दशा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका क्या रहेगा, तो खंभात की खाड़ी। और यदि ये पूछा होता कि भारत में ज्वारी एवं तरंग उत्पादन के लिए कहाँ पे परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो आपका जो है खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये दोनों हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार देख लीजिए कि आपका भारत सरकार अनुमान के अनुसार जो है ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा क्षमता जो है 9000 मेगावाट है। किसके अनुसार, भारत सरकार के अनुसार। इसमें से गुजरात में बात करते हैं तो आपकी खंभात की जो खाड़ी है लगभग 7000 मेगावाट उत्पादन करती है, और आपका कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो लगभग 1200 मेगावाट। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा भी दिया होता तो वो भी आपका ऑप्शन में रहता, तो ऑप्शन नंबर डी होता, वहां पे भी आपका 100 मेगावाट की क्षमता शामिल है। तो सबसे अनुकूल पूछा था तो खंभात की खाड़ी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, यानी कि ये अनवनीकरण की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा अनवनीकरण नहीं है। तो आपका कोयला और प्राकृतिक गैस जो है ये अनवनीकरण है, इनको बनाने में लाखों साल लगते हैं, इनका निरंतर इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। पारंपरिक से आपको बताया गया था। तो इसमें पवन ऊर्जा जो है आपका नवनीकरण है, तो ये नहीं पूछा है, यानी कि अनवनीकरण नहीं है। तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो पवन ऊर्जा जो है आपका ये गैर परंपरागत है। देखिए यहाँ पे आपका पवन ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के स्रोत जो है दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। जो है पारंपरिक स्रोत जो होते हैं आपका जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि होते हैं। और गैर पारंपरिक की बात करते हैं तो आपके ऊर्जा में पवन ऊर्जा, बायोगैस, नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपका थोरियम पाया जाता है, केरल वाले तट पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कि मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज अधिक पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत जो है मुख्यतः केरल के तट पे पाया जाता है। थोरियम का जो है रासायनिक प्रतीक जो है आपका TH तथा परमाणु क्रमांक जो है 90 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या पूछा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम में यानी कि इस साइड से लेके इस साइड तक करना है। तो आपका कोटा वाला क्षेत्र तो राजस्थान में आ जाएगा। तो ये सबसे जो है आपका किधर आएगा, पश्चिम वाले में। नामरूप की बात करते हैं तो ये असम वाले क्षेत्र में। ओबरा की बात करते हैं तो ओबरा जो है उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में। परीक्षा की बात करते हैं तो ये झांसी में है। तो पहले कौन आएगा, तो पहले नामरूप असम वाले हैं, तो पहले कौन आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका असम से होने के बाद आपका ओबरा यानी कि सोनभद्र जिला पहले पड़ता है, तो आपका ओबरा आ जाएगा उत्तर प्रदेश में 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4 आ जाएगा क्योंकि झांसी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में ही परीक्षा। और उसके बाद राजस्थान का सबसे पश्चिमी तो 1 हो जाएगा। तो आपका 2, 3, आपका 4 और 1, 2, 3, 4, 1। तो इधर देखते हैं, देखिए 2, 3, 4, 1 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिया होगा एक्सप्लेनेशन में। थर्मल पावर की बात करते हैं। थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा जो ही हिस्सा योगदान करते हैं। बात करते हैं तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम में बात किया था। तो नाम रूप देखिए असम में स्थित है। ओबरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। और कोटा जो है आपका राजस्थान में। ऐसे आपका पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए बोल सकता है, या तो आपका पहाड़ी वाला क्षेत्र भी बोल सकता है, यानी कि पर्वत को ऊपर से दक्षिण यानी कि पूर्व से पश्चिम लगाइए, या फिर उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर में जो है प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था। तो आपका जो है आपका कहाँ पे, तो उपयुक्त में से एक से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हैदराबाद में नहीं, मुंबई में नहीं और पुणे में नहीं, ये तीनों जगह नहीं किया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन को, असम वाले क्षेत्र में किया गया था। तो ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है असम के जोरहाट पंप स्टेशन पे 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ जो है भारत के पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन जो है हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी, तो असम वाले क्षेत्र में की गई थी। देखिए यहाँ पे यह संयंत्र जो है यह संयंत्र की बात करते हैं तो आपका 500 और बात करते हैं संयंत्र द्वारा जो है 100 आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइजर स्लरी का उपयोग करके जो है उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, मतलब ये हम नहीं बोले ना, ये संयंत्र जो है 500 किलोवाट और सौर ऊर्जा द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ये हरित हाइड्रोजन उत्पादित करते हैं। कितना, तो 500 किलोवाट और 100 किलोवाट, सौर संयंत्र से 100 किलोवाट। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं, तो आपका जो है धनबाद को जो कोयला नगरी कहते हैं। तो आपका झारखंड के धनबाद शहर को जो है कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ झरिया के देखते हैं, यहाँ झरिया के क्षेत्र में अनेक कोयला खनन केंद्र हैं। कहाँ, झरिया की बात कर रहा है। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो आपका जो है धनबाद को शहर को जो है कोयला नगरी कहा जाता है। तो दोबारा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है। अवस्थिति का सही युग्म यानी कि सुरमा घाटी की बात करते हैं तो ये आपका असम वाले क्षेत्र में है। लुजैन की बात करते हैं तो गुजरात में है। केजी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी, केजी बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन की बात कर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ पे यदि इस बार सुरमा दिया है तो आपका आगे भी दे सकता है। तो देखिए आपका भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, तो सुरमा घाटी, डिगबोई भी पूछ सकता है, नहरकटिया, आपका हुगरी जन मोरौन क्षेत्र असम में पाए जाते हैं। मतलब असम वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल उत्पादन होते हैं, पेट्रोलियम की बात करता है। तो सुरमा तो एक बार दे दिया, अगली बार आपका डिगबोई, नहरकटिया या फिर हुगरी जन मोरान क्षेत्र भी दे सकता है। लुजैन की बात करते हैं तो आपका ये गुजरात में है। अगली बार आपका अंकलेश्वर और आपका ओल्याद, डोकला, मेहसाना, कोलोल क्षेत्र भी दे सकता है। तो गुजरात में ध्यान रखिएगा। मंगला क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब बात करते हैं आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केजी बेसिन में जो रावा अपतटीय क्षेत्र है वो पेट्रोलियम उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इन सबको ध्यान रख लीजिएगा कि आपका असम वाले क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो आपका सुरमा घाटी, डिगबोई, नहरकटिया, हुगरी जन मोरान और लुजैन, अंकलेश्वर, उल्याद, डोकला, मेहसाना, कलोल, ये सारे क्षेत्रों को आप ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम से पहले दो चार बार वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में छप जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखने वाले हैं उद्योग एवं व्यापार के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये भागलपुर वाले क्षेत्र में जो है आपका रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखते हैं यहाँ पे कि बिहार के भागलपुर जिले में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला है जो है रेशम उद्योग से भी जुड़ा है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर जो है आपका टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत का रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का जो है रेशम शहर किसे कहते हैं, मतलब तो भारत का जो है रेशम शहर किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है भागलपुर, आपका ऑप्शन जो है भागलपुर दिया रहेगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इस सारी क्वेश्चन जो है छोटे छोटे पॉइंट है पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका बेगूसराय, यहाँ से क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक कस्बा शहर है। यहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधन संयंत्र जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह जो संयंत्र जो है रूस के रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था, वर्ष 1964 में कार्यरत है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है वो किसके अधीन कार्य करता है। तो आपका जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन काम करता है। और इस संयंत्र की बात करते हैं तो रूस और रोमानिया की मदद से, यानी कि रूस और रोमानिया की मदद से इसे स्थापित किया गया था। कब, 1964 ईस्वी में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए परिवहन के बारे में देखते हैं। आपका बोल रहा है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो आपका 21.8 किलोमीटर जो है
वो अटल सेतु की लंबाई है, और ये सबसे लंबी बन गई है। देखते हैं, पुल बन गया है। अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई जो है समुद्र तल में तथा 5.5 किलोमीटर जमीन पे है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना किलोमीटर आपका समुद्र वाले क्षेत्र में है और कितना किलोमीटर आपका जमीन वाले क्षेत्र पे है। यह पुल जो है मुंबई के सेवरी से शुरू होकर और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नौहवा सेवा पर समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से शुरू होता है, तो ये सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नौहवा सेवा पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान जो है पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे से आपका जो है असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर जो है आपका पूर्व से पश्चिम जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला है, पूर्व से पश्चिम बोला है। तो पूर्व में आपका क्या हो जाएगा, इधर वाले क्षेत्र से इधर वाले, तो पूर्व में आपका जो है क्या हो जाएगा, तो सिलचर, और पश्चिम में आपका पोरबंदर। देखिए अगर इसने पश्चिम से पूर्व बोला होता तब आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगर पश्चिम से पूर्व बोलेगा तो पोरबंदर से सिलचर, और यही क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अभी तो इसने बोला है कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में आपका सिलचर है और पश्चिम में आपका पोरबंदर है, ये दोनों जोड़े हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन यदि यही पूछ दिया होता पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इसको पश्चिम दे दिया होता उसको पूर्व, और ऑप्शन यही रखा होता, तब आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग जिस क्रम में पूछे उसी क्रम में आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। आपका पूर्व पश्चिम गलियारा जो है गुजरात जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देख लीजिएगा। आपका पूर्व पश्चिम गलियारा की बात कर रहा है, तो मतलब ये कि लाइन की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। तो आपका जो है गलियारा जो है गुजरात से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र से, यानी कि ये असम से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले क्षेत्र में। तो यही पूछ रहा है कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन किन राज्यों से होके गुजरता है, इसके कहने का मतलब है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले असम से होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में जो है सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया, ये स्थान कौन सा था। तो ये स्थान जो है आपका गोवा तट के बाहर का स्थान था। देखते हैं यहाँ पे कि आपका जो है सूची रीफ, एमी सॉल और ग्रांड द्वीप जो है भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया था। ये स्थान जो है गोवा के तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज के मलबों को देखने के लिए नई गतिविधियों को आप शिपब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में पूछा है कि ये जो आपका सूची रीफ और एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप जो है भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया हुआ स्थान कहाँ है। तो आपका कहाँ पे है, तो गोवा तट के बाहर है। इसके बारे में यही पूछा है, और इसे इन गतिविधियों को बोला है कि उल्लेखनीय है। यहाँ पे देखिए उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है कि जहाज के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को जो है हम शिपब्रेक टूरिज्म के नाम से जानते हैं, टूरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये आपको देखिए आपका टीचर वाले एग्जाम में नहीं आया है, 69वीं बीपीएससी में पूछा है। तो ये एक न्यू क्वेश्चन बन जा रहा है, तो प्लीज आप इसे ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार ये टीचर वाले एग्जाम में पूछ ले, तो पूछ देगा आपका कि शिपब्रेक टूरिज्म का है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा आप। पूछा है आपके भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में कितना सारा आपका क्वेश्चन बन रहा है।
तो इसे ध्यान दीजिएगा कि पूछ सकता है आपसे। तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम देखिए, तो पहले आपका विशाखापट्टनम जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा की बात करते हैं तो ये भी आंध्र प्रदेश, और मछलीपट्टनम की बात करते हैं तो ये भी आंध्र प्रदेश, और नागपट्टनम की बात करते हैं तो तमिलनाडु। तो सबसे ऊपर आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा, तो पहले आपका 4 आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, 4 आएगा। फिर आपका काकीनाडा आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका 1 आ जाएगा। फिर उससे नीचे जो है विशाखापट्टनम के बाद जो है, विशाखापट्टनम के बाद आपका नाडा है। फिर उसके बाद मछलीपट्टनम की बात करते हैं तो ये आपका तीसरे स्थान पे आ जाएगा। नागपट्टनम की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में आपका क्वेश्चन बहुत सारा बन रहा है, तो आप बंदरगाह को तो ध्यान रख लेते हैं, कहाँ ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो आपसे आगे पूछ सकता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना % क्षेत्रफल जो है कृषि के योग्य है। तो आपका 50% जो है वो कृषि के योग्य क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखते हैं, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल जो है आपका इतना लाख हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में आपका इतना लाख हेक्टेयर भूमि के खेती अधीन है, जो राज्यों के लगभग 50% क्षेत्रफल के कृषि योग्य है। यानी कि आपका जो है 307.56 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका मध्य प्रदेश कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, राज्य में जो है कुल जो है 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि जो है खेती के अधीन है, जो राज्यों का लगभग 50% क्षेत्रफल कृषि योग्य। एग्जैक्ट पूछे तो 49.43%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो है आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को दिया जाता है, जिन्हें आपका दिया जाता है। तो देखिए इनको यहाँ पे इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए भारत में हरित क्रांति का पिता जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें 2024 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5 लोगों को किया गया था, जिसमें से 1 लोग ये भी थे कि आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी खेती जो जायद के मौसम में की जाती है। तो आपका खरबूजा, खीरा और तरबूज तीनों जो है आपका जायद की खेती है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भारत में जायद के मौसम में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल जो है खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तोरई, भिंडी आदि। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं तथा जून तक इन्हें काट लिया जाता है। मार्च में बोई जाती हैं और जून में इन्हें काट लिया जाता है। भारत में जो है खेती के 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें जो आपके गेहूं, जौ, मटर, चना आदि हैं। खरीफ की फसल की बात करते हैं। खरीफ की फसल जो है जून जुलाई से मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काट ली जाती हैं। बात करते हैं तो इस मौसम की फसलें जो है चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा आदि हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी की जो सीरीज चली है उसमें आपका सारा क्वेश्चन जो है बना है। क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन है हमारा जो है हम देखने वाले हैं मानव प्रजाति के बारे में। तो पूछ रहा है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, कहाँ मिलती है? तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में मिलती है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, आप समझ जाएंगे किसे जो है शुष्क बिंदु क्षेत्र कहा जाता है।